So hello everyone, welcome to my channel UPSC Simplified with उत्तम वर्मा एंड ये एपिसोड 3 है जहां हम 4 एडिटोरियल्स को करेंगे। फर्स्ट इज फिस्कल फेडरलिज्म, देन नेशनल फार्मिंग, देन जॉबलेस ग्रोथ मॉडल रिलेटेड टू जेंजीज एंड लास्ट में अर्बन क्राइसिस related to polity. Let's start. First is fiscal federalism. When we talk about federalism means there is distribution of powers between center and state government, है ना। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म। ना अगर मैं इसमें फिस्कल लगा लेता हूँ तो इसमें टैक्स वाले मैटर्स या पैसे वाले मैटर्स आ जाते हैं, राइट, कि कितना परसेंट सेंटर के पास रहेगा जो जितने भी रेवेन्यूज आ रहे हैं, कितना परसेंट स्टेट के पास रहेगा, प्लस स्टेट टू स्टेट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो फिस्कल फेडरलिज्म की बात है बिकॉज नाउ 16 फाइनेंस कमीशन वाज इन न्यूज, so there is a debate going on between efficiency versus equity. ऑलराइट, सो एक फैक्चुअल डेटा बता देना आपको पास ये आर्टिकल को समझने से पहले, दैट सेंटर क्या करता है 60% और जितने भी टैक्सेस है वो कलेक्ट करता है, ठीक है, एंड स्पेंड करता है अराउंड 40%। स्टेट उल्टा है, स्टेट जो है उसके पास 40% टैक्स कलेक्शन ही होता है, फाइन, बट वो स्पेंड कितना करता है 60%। मतलब स्टेट जो है कलेक्ट कम कर रहा है, स्पेंड ज्यादा कर रहा है, तो देर इज ऑलवेज अ गैप, राइट। इस वजह से स्टेट के रेवेन्यू डेफिसिट बहुत हाई होते हैं। इस गैप को फुलफिल करता है, यही आपने सुना होगा, ग्रांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स। ठीक, उसके बाद देर इज आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट देर इज फाइनेंस कमीशन विच रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड बिटवीन स्टेट। इट ऑल्सो रिकमेंड्स, राइट, कि भाई किस बेसिस पे ग्रांट्स जो है दिए जाने चाहिए स्टेट्स को। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल। ठीक है, इसको अच्छे से हमने कर दिया है। पहले जो डेवोल्यूशन था 13 फाइनेंस कमीशन में, इट वाज 32% एंड 14 फाइनेंस कमीशन ने उसको बढ़ा के 42% कर दिया। दैट 42% जो टैक्स है वो मिलेगा स्टेट्स को, उनके साथ शेयर होगा। 15 फाइनेंस कमीशन में इट वाज रिड्यूस टू 41% बिकॉज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 16 फाइनेंस कमीशन में भी यही रिटेन्ड है, राइट। तो वर्टिकल डेवोल्यूशन वाज रिटेन्ड एट 41%, जबकि स्टेट डिमांड कर रहे थे कि नाउ इज द टाइम, है ना, कि भाई 50% कर दो। देन जो ग्रांट्स इन एड की बात करते हैं, जो सेंटर स्टेट्स को देती है, ठीक है, दे हैव बीन, जो फाइनेंस कमीशन 16 ग्रांट्स इन एड जो दे रहा है, जो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है तो ग्रांट्स देता है सप्लीमेंट करने के लिए, वो रिड्यूस होकर 9.5 लाख करोड़ हो गया। अर्लियर इट वाज 10 लाख करोड़। ठीक है, देन ग्रांट्स का जो शेयर इन टोटल फाइनेंस कमीशन का ट्रांसफर वो भी बहुत बुरी तरीके से कम हुआ है। नाउ इसमें आते हैं, दैट फाइनेंस कमीशन वाज इन्विसाज्ड अंडर आर्टिकल 280, ठीक है, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म। फाइन, क्यों था? क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये हैंडल करता है इंडिया का स्ट्रक्चरल एसिमेट्री बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन के पास ज्यादा पावर्स हैं, वो फिजिकली बहुत डोमिनेंट है, और स्टेट के बाद रेवेन्यू का इश्यूज है, रेवेन्यू वो ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी भी एड्रेस कर रहा था दिस फाइनेंस कमीशन, राइट, बिकॉज हर स्टेट्स का रिक्वायरमेंट अलग है, हर स्टेट्स का रेवेन्यू जनरेशन या टैक्स कलेक्शन सेम नहीं है, हर स्टेट्स का हिस्ट्री, ज्योग्राफी इज वेरी डिफरेंट, कल्चर इज वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हिली स्टेट्स दे कैन नॉट raise revenues. ठीक है, तो जो 15th फाइनेंस कमीशन which was headed by अरविंद पनगरिया has submitted its report for this year 2026 to 2031। ठीक है, तो इसमें वर्टिकल डेवोल्यूशन का जो शेयर है 41% है, फाइन, बट जो मेन इशू इसमें आ रहा है दैट इज ग्रांट्स इन एड। इट फंडामेंटली री-इंजीनियर्स ग्रांट्स इन एड व्हिच इज प्रायोरिटाइजिंग एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ओवर इक्वलाइजेशन। पहले इक्वलाइजेशन स्टेट्स को जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट तो रहेगा, राइट, उसके बेसिस पे ग्रांट्स दिया जाता था। अब there is kind of formula going on, introduction of formula which is prioritizing efficiency and performance, कि जो states efficient रहेंगे, जो perform करेंगे, उनको ही ये दिया जाएगा। तो it is raising a question that commission, this finance commission is drifting from equalizing mandate towards protecting the union's fiscal primacy। ठीक है, यूनियन के इंटरेस्ट के हिसाब से अब जा रहे हैं, क्योंकि एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस किसके हिसाब से होगा, यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, रिफॉर्म्स एंड ऑल। ठीक है, अब ग्रांट्स इन एड का भी जो लॉजिक था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 275 एंड आर्टिकल 282 में जो ग्रांट्स की बात की है, तो ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 वाज अ फाउंडेशनल डिजाइन, वो हमेशा से था। ठीक है, बट जितना भी उसमें फॉर्मूला लगा लो वो स्टेट स्पेसिफिक नीड को कैप्चर नहीं कर सकता। जैसे केरला की बात करते हैं, विद वेरी गुड एग्जांपल, केरला का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेटजी है। मतलब केरल अपने एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, एंड उससे जो ह्यूमन रिसोर्स जनरेट होता है दे मूव टू फॉरेन कंट्रीज, right, and they send remittances, they send India's nearly 23% of the remittances, जो कि पूरा इंडिया इसका फायदा उठाता है ऑब्वियसली। बट जो लोग वहां गए हैं, गल्फ गए हैं, यूरोप गए हैं, यूएस गए हैं, जो काम कर रहे हैं वहां, इनकम टैक्स पटाते कहाँ है, उस कंट्री में। तो केरल उसका जो बेनिफिट है उसका नहीं उठा पाता, बट स्टिल, ठीक है, केरल अपने एजुकेशन और हेल्थ जिस बेसिस पे ये स्ट्रेटजी बनी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेटजी, उसको लीव आउट नहीं कर रहा। उसमें केरल को पैसे की कमी हो रही है, तो केरल इज बोरिंग टू फाइनेंस दैट एजुकेशन स्पेंडिंग, राइट। तो केरल कायदे से इंडिया में 23% ऑफ इंडिया रेमिटेंस ला रहा है। ठीक है, देन पंजाब की बात करते हैं। पंजाब
बेसिकली क्या कर रहा है, इंडिया का फूड सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू, इज बिकॉज एग्रीकल्चर कैनॉट इज नॉन टैक्सेबल, है ना, व्हीट और राइस प्रोड्यूस करता है, इज नॉन लार्जली नॉन टैक्सेबल बेसिकली, बट पंजाब जो है इंश्योर कर रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फूड सिक्योरिटी इंडिया का, ठीक है। तो दिस इज दीज आर टू केसेस। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी केस है, हिल स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कनेक्टिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं, देन दे आर डेमोग्राफिकली स्ट्रेस्ड, फाइन, दे ऑल नीड दिस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स एज एन इक्वलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, वेदर केरला की बात करें, पंजाब की बात करें एंड हिल स्टेट्स की बात करें, सबको जो है इक्वलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी आप ग्रांट्स दे रहे हो, ठीक है, उसमें सबको ग्रांट्स की जरूरत है। अगर फॉर्मूला बेस्ड डेवोल्यूशन कर दिया जाए, जो कि फाइनेंस कमीशन बात कर रहा है, फॉर्मूला बेस्ड डेवोल्यूशन विच इज स्पेसिफिकली दिस लिंक्ड विद परफॉर्मेंस, विच इज स्पेसिफिकली लिंक्ड विद एफिशिएंसी, तब जो है ना केरल और पंजाब का कंट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं दिख पाएगा, हिल स्टेट्स का जो रिक्वायरमेंट है अच्छे से नहीं दिख पाएगा। तो यही दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दैट फाइनेंस कमीशन इज डिसमैंटलिंग द ग्रांट्स आर्किटेक्चर, right? It is restricting grants in aid to local bodies in disaster management only, that is the concept, ठीक है, but it is eliminating all the revenue deficit grants जो कि स्टेट को जरूरत पड़ता है, because state collects only 40% of its taxes and it has to spend 60%। तो जो revenue deficit है हो जाता था हमेशा, वो सेंटर दे रही थी, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स एंड स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स पूरा एंटायरिटी में खत्म कर रहा है, फाइन। जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि दिस रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट्स है, इट इज क्रिएटिंग मॉरल हजार्ड बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू अंडर मोबिलाइज रेवेन्यू, क्योंकि सेंटर हमेशा उनको रेवेन्यू दे देती है, तो इसीलिए अपने रेवेन्यू कलेक्शन पे वो ध्यान नहीं देते, या फिर और ओवर स्पेंड कर देते हैं, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को भी इंक्रीज कर देते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि भाई सेंटर बचा लेगी, सेंटर बेसिकली एक पैकेज दे देगी, दे एक्सपेक्ट सेंट्रल बेल आउट, फाइन, and it is resting on the assumption that fiscal capacity across the states is uniform, which is not the case। एक और चीज हुई है सेंटर की तरफ से, that fiscal this finance commission 16 is proposing that center will gradually merge cess into divisible pool in exchange for the states accepting lower devolution share, कि भाई अभी जो है सरचार्ज और सेस सेंटर के पास जाता है और शेयर नहीं करता स्टेट्स के साथ, अब क्या करेगा, सेस को डिविजिबल पूल मिला देगा, डिविजिबल पूल से ही आप सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर करते हैं, कितना परसेंट शेयर आएगा, ठीक है, सेस को ग्रेजुअली मर्ज कर देंगे अगर स्टेट्स एग्री कर जाते हैं लोअर डेवोल्यूशन शेयर के लिए, एंड दिस आरडीजीज आर रिमूव्ड इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, व्हाइल सेस जो कि बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शनरी है, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 22% ऑफ द टोटल टैक्सेस, राइट, सरचार्ज एंड सेस दोनों मिला के, ठीक है, दे आर नर्स टुवर्ड्स फ्यूचर रिफॉर्म। नाउ एक और चीज है, द वेट फॉर इनकम डिस्टेंस, राइट, एक बेंचमार्क सेट है कि भाई एक इनकम डिस्टेंस की कौन सा स्टेट्स कितना कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एक प्रिंसिपल इक्विटी क्राइटेरियन था, वो कट कर दिया फ्रॉम 45% टू 42.5%, फाइन, एंड एक नया 10% वेट डाला है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। नाउ हियर वेयर जो स्टेट्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, जो ज्यादा एडवांस है, जो ज्यादा इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, उनको ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है, एंड जो इक्विटी क्राइटेरियन था इनकम डिस्टेंस, राइट, वो 45 उसका शेयर जो है 45% से घटा के 42.5% कर दिया, तो जो पुअर स्टेट्स हैं उसको ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है, तो इट इज फेवरिंग ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स, तो इट सी इन फ्यूचर अगर ये रहता है तो मोर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, मोर रीजनल डिस्पैरिटी। देन 8 स्टेट्स जो कि फिस्कली डिसएडवांटेज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है प्लस बंगाल, दे फेस अ रिड्यूस्ड शेयर इन बोथ, टैक्स डेवोल्यूशन भी कम आ रहा है प्लस ग्रांट्स इन एड भी कम आ रहा है, ठीक है, एंड 6 स्टेट्स सीज देयर ग्रांट्स शेयर डिक्लाइन। आरडीजी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था, इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 20% ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन ग्रांट्स, ठीक है, अगर वो हटा देते हैं फाइन, तो इट वुड क्रिएट डबल बर्डन फॉर स्ट्रक्चरली वीक स्टेट्स, बिकॉज इक्विटी का जो फॉर्मूला पूरा हट गया, उसके बाद जो 7 लाख करोड़ लगभग थर्ड टीयर को दिया था ना परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स टू दिस लोकल बॉडीज, ठीक है, वाया टाइट परफॉर्मेंस बेस्ड लोकल बॉडी ग्रांट्स, बट यहाँ कंडीशनलिटीज हैं, ये करना पड़ेगा कि वाटर सैनिटेशन के टारगेट्स हैं, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के टारगेट्स हैं, ऑडिट होना चाहिए पूरा अकाउंट। सी द आइडिया इज गुड दैट वी नीड टू प्रोवाइड ग्रांट्स, वी नीड टू प्रोवाइड फंड्स टू लोकल बॉडीज, बट अगर आप स्ट्रिक्टली टाइट कर देते हैं, वन साइज फिट्स ऑल कर देते हैं, देन इंप्लीमेंटेशन विल बी टफ, ठीक है, तो दिस कंडीशनलिटी अप्रोच इज दिस शिफ्टिंग दिस ग्रांट्स आर्किटेक्चर फ्रॉम नीड बेस्ड इक्वलाइजेशन टू कॉम्प्लायंस बेस्ड। हमारी बात मानोगे, लोकल बॉडीज बात मानेगी, ये सब में ध्यान देगी, तभी हम फंड्स देंगे, ठीक है, कंप्लायंस बेस्ड इंसेंटिवाइजेशन, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी तो आई नो डाउट आई, बट फिस्कल ऑटोनॉमी रिड्यूस, एंड इट इज टू सी कि इसका चैलेंज ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। अब अगर सॉल्यूशंस में आते हैं, वे फॉरवर्ड में आते हैं, तो कमीशन के लिए या फिर यूनियन गवर्नमेंट के लिए वी नीड टू रिवॉर्ड हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स, नो डाउट, बट हैंड होल्डिंग भी जरूरी है टू दो स्टेट्स हु हैव स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस। देन जो डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट ऑफ सेस और सरचार्ज होता है, उसको डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए rather than deferring reform or nudging towards that. Then we should recognize fiscal federalism as a constitutional and political arrangement which is necessary to manage India's huge diversity, and it is not just a efficiency, ठीक है, किसी efficiency को ensure करने के लिए आप नहीं कर सकते, it is also a tool to manage diversity. देन जो आपने इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया को रिड्यूस किया, उसका शेयर रिड्यूस किया है, उसको रिकंसिडर करो, एंड जो न्यू जीडीपी कंट्रीब्यूशन आया है, ठीक है, उसको देखो कि इट शुड नॉट स्ट्रक्चरली फेवर डेवलप्ड स्टेट्स, नहीं तो और ज्यादा डिस्पैरिटी बढ़ेगा, राइट।
देन फॉर द स्टेट्स नीड टू डाइवर्सिफाई द रेवेन्यू बेस, उनको अपना डिपेंडेंस कम करना होगा, and they need to reduce dependence on low taxable sectors like Punjab का agriculture, then strengthen their own tax efforts, ठीक है, then they need to audit their accounts to meet performance linked grant conditions of especially of local bodies. जो structurally weak states हैं like hill states, fiscally stressed states, north eastern states, उनको बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत है. they need compensatory mechanisms which should go beyond this formula based evolution. फाइन. तो कंक्लूजन इसका यही है कि भाई फाइनेंस 16 जो 16 फाइनेंस कमीशन, इट इज बोल्ड इन एम्बिशन बट इट इज अनइवन इन बैलेंस. वो पूरा ही डिसमेंटल कर रहा है ग्रांट्स का. इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर्स विच इज काइंड ऑफ आर्म ट्विस्टिंग फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स स्टेट्स. इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो जो फिस्कल फेडरलिज्म है सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं हो सकता. आई शुड ऑल्सो बेस्ड ऑन फेयरनेस. देन 16 फाइनेंस कमीशन, आप इस टॉपिक को आप यूज कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी की बात करें वहां यूज कर सकते हैं, इन द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट बजटिंग में यूज कर सकते हैं. देन जीएस पेपर 2 में सेंटर स्टेट रिलेशंस, उसके बाद कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यूज कर सकते हैं. उसके बाद एक बहुत अच्छा कंक्लूजन का लाइन है, या फिर इसको आप ऐसे में यूज कर सकते हैं, दैट फिस्कल डिसिप्लिन कैन नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर फिस्कल जस्टिस. हाँ, ये ऐसे में भी यूज हो सकता है, इक्विटी प्रिंसिपल में यूज हो सकता है, एथिक्स में यूज कर सकते हैं. ठीक है. देन कम टू सेकंड आर्टिकल, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर था. यू नो दैट इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट फॉर इट्स एग्रीकल्चर ऑन वेरियस एक्सटर्नल थिंग्स लाइक, है ना, एनर्जी, राइट, फॉसिल फ्यूल्स. उसके बाद जो यूरिया आता है, ठीक है, तो दिस इज इंडिया फॉर एग्जांपल. अब दे आर डिपेंडेंट, यूरिया बाहर से आ रहा है जो कि होगा एग्रीकल्चर में यूज. देन एनर्जी जो है बाहर से आ रही है, ठीक है. उसके बाद और एक्सटर्नल कंडीशंस अभी और क्या आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से हम इफेक्ट हो रहे हैं. उसके बाद ग्लोबल फिनोमेना लाइक एल नीनो, राइट. तो यूरिया, एनर्जी, तो जनरली क्या होता है, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं. अगर वहां कोई कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस विल गेट वॉलेटाइल एंड इट विल अफेक्ट एग्रीकल्चर. अगर एग्रीकल्चर इफेक्ट हो रहा है मतलब लाइवलीहुड लोगों का इफेक्ट होगा. इट विल अफेक्ट फूड, इट विल अफेक्ट ऑब्वियसली डायरेक्टली इन्फ्लेशन पे बात आ जाएगी. ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब पॉवर्टी, पूरा हर चीज इस पे डिपेंडेंट हो जाता है. डिस्ट्रेस माइग्रेशन होगा कि नहीं, ये सब चीज उस पर डिपेंड हो जाता है. उसके बाद गवर्नमेंट का भी जो एक्सपेंडिचर है, बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इस पे, यूरिया पे, एनर्जी प्राइसेस पे, राइट, ये सब उस पर डिपेंड रहेगा. ठीक है, तो अभी चल ही रहा है कि भाई ड्यू टू दिस एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स, राइट, लाइक गल्फ का कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, जो वॉर चल रहा था. देन एल नीनो इंड्यूस क्लाइमेटिक स्ट्रेस, प्लस यू नो दिस क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी हो रहा है. तो इट हैज थ्रेटेंड दिस इनपुट कॉस्ट हैज रिजन एंड फार्म आउटपुट ऑब्वियसली डिक्लाइन करेगा. इसी वजह से इट हैज एक्सपोज्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर. ठीक है, अब इट इज थ्रेटनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ इंडिया ऑल्सो. तो एक्सटर्नल शॉक की वजह से it will transmitting into domestic economic vulnerability due to rising input cost and supply disruption. इसीलिए पीएम अपील कर रहे थे that we need to shift towards natural farming because it will be resource consciousness, obviously resource savings होगा. ठीक है, क्यों शिफ्ट करना चाहिए नेचुरल फार्मिंग की तरफ, बिकॉज इससे हम एक्सटर्नल शॉक से बच जाएंगे एंड ऑब्वियसली ये हेल्थ एंड एनवायरमेंट के बेनिफिट्स के लिए भी अच्छा है, राइट. तो नेचुरल फार्मिंग हैज बिकम अ रेजिलियंस इंपेरेटिव एंड इट इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजिकल प्रोपोजिशन. क्योंकि इंडिया का जो फूड सिस्टम है, इंट्रोडक्शन पे लिख सकते हो, इट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स, फॉसिल फ्यूल्स, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड अदर एक्सटर्नल इनपुट्स. उसके बाद क्लाइमेट चेंज तो है ही, आ ही रहा है, एक्सपोजिंग वल्नरेबिलिटीज. इस वजह से हमको शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग. ठीक है, अब ये पूरे जो आर्टिकल है उसमें जो मेन चीज है 6 FAO पिलर्स, इससे आपका सोल्यूशन आ जाएगा. हम देखते हैं that why this resilience must become a central agricultural adjective, why we should shift towards resilient agriculture. तो कीवर्ड आपका है क्या है, resilient agriculture. एग्रीकल्चर शुड बी रेजिलियंट, वो पूरे शॉक्स को वो झेल जाना चाहिए. ठीक है, इंडिया का जो इंपोर्टेड द फूड सिस्टम इट इज हेवीली इंपोर्टेड ऑन, हेवीली डिपेंडेंट ऑन फर्टिलाइजर्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड ग्राउंड वाटर, यू नो, राइट. ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज स्ट्रेस और बढ़ा दे रहा है. इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एज वेल एज पीएम प्रणाम. PM Pranam was to encourage states to reduce dependence on chemical fertilizers. But in reality, there is issue. आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं नेशनल फार्मिंग के लिए. बट अगर बाकी स्टेट्स की बात करें तो जो डिक्लेयर किया स्टेट्स ने, जो स्कीम्स आई हैं, प्लस जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल रियलिटी है, उसमें देयर इज ह्यूज गैप. ठीक है, जैसे हर स्टेट लगभग कर तो रहा है काम. हिमाचल प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, केरल, नॉर्थ ईस्ट, दे हैव अनाउंस्ड दीज पॉलिसीज. बट द रियलिटी इज दैट इंस्टीट्यूशंस जो बनने चाहिए, जो एक्चुअली में इंप्लीमेंट करेंगे, जो पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, दैट इज मिसिंग. ओनली सम स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश हैज डन एक्सीलेंट वर्क इन दिस. तो आंध्र प्रदेश का नेशनल फार्मिंग प्रोग्राम जो है, ठीक है, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू दिस फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जो उसको मिला भी, व्हिच इज, ठीक है, वन ऑफ द दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिस्टम अवार्ड्स. अब आंध्र प्रदेश ने कैसे किया, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे फोकस किया, सस्टेन्ड हैंड होल्डिंग ऑफ फार्मर्स एंड रॉबस्ट सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ हुआ था, दैट इज एक्टिंग एज अ इंस्टीट्यूशनल प्लेबुक. उसको हमको उसके प्रिंसिपल्स के यूज करना है. बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस होने का एक रीजन, मेजर रीजन ये था दैट इट वाज अ कंप्लीट इकोसिस्टम.
कंप्लीट इकोसिस्टम बेसिकली, इनपुट का आउटपुट का। तो सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, ये सब क्या इनपुट वाले जो चीजें इकोसिस्टम की बात करते हैं। एक्सटेंशन सर्विसेज, देन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, प्रोक्योरमेंट सिस्टम, एमएसपी, एज वेल एज रूरल क्रेडिट एंड मार्केट्स। मार्केट्स आउटपुट वाला हो गया, ठीक है। तो नेशनल फार्मिंग का अभी ऐसा कुछ है नहीं, यू नीड टू मूव टुवर्ड्स दिस इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, राइट, विच शुड टॉक अबाउट दिस कंप्लीट इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम बनाओगे तो एफएओ ने काम करके दे दिया, और यही आपको याद रखना है पूरे आर्टिकल में। एंड जहां जहां नेशनल फार्मिंग आया, जहां जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात हुई, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हुई, बस ये जो कंटेंट है आपका आना चाहिए, ठीक है। दैट एफएओ का जो एग्रो इकोलॉजिकली फ्रेमवर्क है, ये हम ज्योग्राफी ऑप्शन में पहले पढ़ते थे, अब ये जीएस में भी आ गया है, दैट इट शुड फोकस ऑन दिस डाइवर्सिटी, रिसाइकलिंग, रेजिलियंस, लोकल नॉलेज, फार्मर पार्टिसिपेशन, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमीज एंड एज वेल एज सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस। इसी से क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, देयर इज काइंड ऑफ आइसोलेटेड इंटरवेंशन। तो आपको बस यही याद रखना है दैट एफएओ टॉक्स अबाउट डाइवर्सिटी, रिसाइकलिंग, रेजिलियंस, लोकल नॉलेज, फार्मर्स का पार्टिसिपेशन स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल, ये याद रखोगे, देन सर्कुलर इकोनॉमीज एज वेल एज सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब उसको कुछ याद रख सकते हैं, दिस आर को मैं कंबाइन कर सकता हूँ R2 फाइन। तो मैंने जो कुछ पहले किया था, कुछ फ्रिकल्ड को ध्यान आ रहा है, तो दिस इज फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का आप ध्यान रखोगे। देन योर एग्रीकल्चर शुड बी रेजिलिएंट, इट शुड फोकस ऑन रिसाइकलिंग, देन इंस्टीट्यूशंस इज आर द मस्ट, इंस्टीट्यूशन बनना ही चाहिए, ठीक है। देन इट शुड फोकस ऑन सर्कुलर इकोनॉमी, देन एल इज लोकल जो नॉलेज है, ठीक है, लोकल कम्युनिटी का नॉलेज होना ही चाहिए। देन डी इज डाइवर्सिटी, है ना, जीन पूल एंड ये करोगे तो फ्रिकल्ड इज द कीवर्ड फॉर यू, ठीक है। तो ये मेरा कंक्लूजन बना, ये मेरा सॉल्यूशन बना, है ना। क्या करोगे, कैसे टैकल करोगे क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर वाला पार्ट में, जब भी कोई क्वेश्चन आए, ये फ्रिकल्ड, ठीक, क्या है ये, एफएओ का एग्रो इकोलॉजी फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो डायरेक्टली अब रेडी टू मेड कंटेंट है, फाइन, रेडीमेड कंटेंट है बेसिकली। तो स्टेट मस्ट अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल्स टू लोकल कंडीशंस एंड इंस्टीट्यूशनलाइज देम थ्रू दिस प्रोग्राम विद डेडिकेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट, स्टाफिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड मार्केट सपोर्ट, ठीक है। क्या कर सकती है स्टेट, उसके लिए आर्टिकल कहता है कि स्टेट शुड आइडेंटिफाई दिस कॉन्टिजियस क्लस्टर ऑफ 20 to 30 विलेजेस एज लिविंग लैंडस्केप। दिस इज वन गुड कीवर्ड, लिविंग लैंडस्केप, मतलब स्टेट कुछ नो दिस जो भी इस कंडीशन से मीट करते हैं उसमें 20 to 30 विलेज को चूज करेगी, क्लस्टर मोड में जाएगी, उसके बाद वहाँ पायलट प्रोजेक्ट की तरह पूरा सपोर्ट करेगी। ट्रेन्ड फीड फैसिलिटेटर्स, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, एफपीओज, सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स, ट्रांजिशन फाइनेंस एंड मार्केट लिंक, दीज आर सम कीवर्ड, ठीक है। इसमें जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक आईसीएआर, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, कृषि विज्ञान जो केंद्र हैं, इसमें सपोर्ट करना चाहिए, फाइन। ये जो पूरा आर्टिकल का जो क्रक्स है, जो जीएससी आप जहां यूज करेंगे एग्रीकल्चर वाला पार्ट, यहां से अब वे फॉरवर्ड यही है दैट वी नीड टू रेप्लिकेट दिस ग्रीन रेवोल्यूशंस फुल इकोसिस्टम अप्रोच फॉर नेशनल फार्मिंग। दिस इज वन गुड कीवर्ड। अब फुल इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट वाला जो कीवर्ड से डाल दोगे, सीड्स, एक्सटेंशन, प्रोक्योरमेंट, मार्केट, क्रेडिट एक्सेट्रा, सब कैसे करोगे, क्लस्टर्स होने चाहिए 20 to 30 विलेज एज लिविंग लैंडस्केप, कीवर्ड फॉर यू, है ना। उनको फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करोगे, फिर उसके बाद जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्ट्रेंथन करोगे, क्या, रिसर्च। देन ट्रांजिशन कैसे मैनेज करोगे, we should design carefully sequenced transition pathways rather than abrupt policy shift। रिसेंट अभी क्या हो जाता है, abrupt policy shift नहीं करना, कोई भी शॉक नहीं चाहिए हमको ओवरनाइट कि 8 बजे आ गया कुछ सुना दिया, ठीक है। श्रीलंका ने भी किया था, अचानक से फर्टिलाइजर बैन कर दिया था, तो वो चीज करके श्रीलंका बैकफायर हो गया, वो चीज करके श्रीलंका को डिसएडवांटेज ज्यादा हुआ। वी नीड टू केयरफुली सीक्वेंस आवर ट्रांजिशन पाथवे, देन वी नीड टू एड्रेस दिस फूड सिक्योरिटी कंसर्न विद एविडेंस बेस्ड सीक्वेंसिंग, ठीक है, एंड एंश्योर दिस मार्केट सिग्नल्स डू नॉट कीप फेवरिंग इनपुट इंटेंसिव प्रोडक्शन। फाइन, हमको क्या करना है, नेचुरल फार्मिंग पे फोकस करना है एट लास्ट, fine, because it will bring agricultural resilience, it will protect us from any kind of external shocks, जो कि ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट और क्लाइमेट शॉक्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली शुरू में टाइम लगेगा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, बट इट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। इंडिया अपने फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जितना रिसोर्स लॉस होता है, ग्राउंड वाटर इश्यूज होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो आपका वेटलैंड्स में जो यूट्रोफिकेशन हो जा रहा था, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का क्राइसिस है, सब चीज से बच जाएंगे, वो रिसोर्स फिर अच्छे से यूज होगा। तो आइडियली फिर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन और रिसोर्स में बैलेंस कुछ होगा, बिकॉज पॉपुलेशन तो बड़ा हुआ है नो डाउट, बट रिसोर्स को आप एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं, वाटर क्राइसिस से भी बच जाएंगे। तो इसको आप कहाँ यूज करोगे, जीएस3 में, एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली, क्रॉपिंग पैटर्न, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, एनवायरमेंट में भी आएगा, एग्रो इकोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलियंस, सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आएगा, ठीक है। देन श्रीलंका का जो 2021 फर्टिलाइजर बैन है, वो एक कंपैरेबल एग्जांपल है आपके लिए कि भाई वैसा टाइप का हमको सोल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना है, केयरफुली ट्रांजिशन करना है, केयरफुल होकर ट्रांजिशन करना है, फाइन। अब थर्ड इज इंडिया जेंजी अपॉर्चुनिटी, इट्स जॉबलेस मॉडल ग्रोथ नीड सीरियस कोर्स करेक्शन। नाउ इस पे जो बात हो रही है मेन जॉबलेस ग्रोथ मॉडल पे हो रही है कि भाई इंडिया ग्रो तो कर रहा है, नो डाउट, इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है अभी भी, बट इट इज नॉट क्रिएटिंग एज मच जॉब्स व्हिच इज रिक्वायर्ड। इसी को देखते हैं ग्लोबली जो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है, ग्लोबली वर्ल्ड में वो कितना है, 75%, दैट इज गुड कंपैरेटिवली, बट इंडिया का कितना है, 50%, ठीक है, तो इंडिया का कम है। देन द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, ठीक है, ऑफ ग्रोथ हैज फॉलन फ्रॉम 1980s में 0.5 था,
एंड अब वो घट के 0.16 हो गया, अमंग द लोएस्ट, विच इज अ ह्यूज कंसर्न। ये कंसेप्ट अभी देखेंगे हम, ठीक है। अब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में कितने आते हैं? 10 मिलियन आते हैं। वियतनाम जैसे छोटे कंट्री में 20 मिलियन आते हैं। टूरिज्म जैसे बहुत बड़े और बहुत अच्छे सनराइज सेक्टर को इंडिया ने अच्छे यूटिलाइज नहीं किया है। इंडिया के पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ हेरिटेज है कि आराम से 50 मिलियन टूरिस्ट तक खींच सकता है, एंड इट कैन जनरेट ह्यूज जॉब्स। एक टूरिस्ट जब आता है तो इट जनरेट, वन टूरिस्ट जनरेट्स 10 जॉब्स मिनिमम, ठीक है। वो आएगा, उसके खाने का व्यवस्था करना होगा, ठीक है, रहने का व्यवस्था करना होगा, घूमने का, राइट, एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो 10 जॉब्स क्रिएट करता है एक टूरिस्ट अकेला, राइट। एंड इंडिया का जो नेट एफडीआई इनफ्लो हुआ है, इट इज 1 to 2% ऑफ जीडीपी वर्सेज अदर कंट्रीज लाइक वियतनाम 7%, ठीक है। पहले उसका 10 to 12% था। अब जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए जंतर मंतर में ड्यू टू दिस नीट पेपर लीक, एंड हो गया नो डाउट, बट झारखंड में अभी भी जारी है, ठीक है। एंड इट वाज काइंड ऑफ फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म, बट द क्राइसिस गोज बियॉन्ड दैट, ठीक है। द क्राइसिस जो एंगर है, इट वाज नॉट जस्ट ऑफ फॉर दिस एजुकेशन का जो में चल रहा है, एजुकेशन का तो इशू है नो डाउट, बट देयर इज ऑल्सो इशू ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटी, लैक ऑफ जॉब्स इन इंडिया ग्रोथ, कि भाई आप पढ़ तो ले रहे हो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा चांस है कि आप अनएम्प्लॉयड रहो, ठीक है। उसके बाद एक और कंसर्न है दैट कंट्रीज डेमोग्राफिक डिविडेंड, इट इज रिस्क, राइट, टर्निंग इनटू डिजास्टर। ग्रेजुअली गवर्नमेंट ने क्या किया देखा होगा आपने, तो जितने भी टारगेट्स थे, जो 2025 के टारगेट्स थे, नीति आयोग के टारगेट्स थे, एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, ठीक है, इस सब को पूरा पीछे ले गए, 2047 विकसित भारत कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर एजुकेटेड यूथ में रहा, फाइन, और जीडीपी बढ़ता रहा, तो एस्पिरेशन तो बढ़ रहा है, तो इट विल एक्चुअली टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर, ठीक है। राइजिंग लेवल्स ऑफ एजुकेशन विदाउट एडिकेट जॉब अपॉर्चुनिटीज इज अ डेंजरस मिक्स। अब ग्लोबली जो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो 75% है, इंडिया का 50% है। अगर 10% भी इंडिया का हाई रहता, मतलब 60% तक रह जाता, तब भी इंडिया में 140 मिलियन मोर पीपल जॉब्स में होते, रेगुलर जॉब्स में होते, 1.54 करोड़ पीपल, ठीक है। देन इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, मतलब कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर 1% जीडीपी होता है, 1% जीडीपी ग्रोथ में कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। पहले जो है वो अराउंड 0.5 था 1980s में, वो घट के अभी 0.16 है, विच इज वन ऑफ द लोवेस्ट। इमेजिन, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। कंपेयर करेंगे, अभी 0.3 है बांग्लादेश के लिए, ठीक है, 0.4 है चाइना के लिए, और 0.5 है फिलीपींस के लिए। तो इट इज डिक्लाइंड, हैज डिक्लाइंड। तो पर दिस 1% जीडीपी ग्रोथ इज ट्रांसलेटिंग इनटू वेरी लो जॉब, तो जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मतलब वही चल रहा है। देन इसके स्ट्रक्चरल कॉजेस हैं, बिकॉज इंडिया में अभी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स नहीं हुआ है, स्पेशली इन लेबर एंड लैंड लॉस, ठीक है, एंड विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू हायर लेबर फॉर्मली, एंड इट इज द लैंड एक्विजिशन इज कॉस्टली, देन द कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, फ्रेट, कैपिटल, विच इज वेरी हाई इन इंडिया कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर कंट्रीज। उसके बाद इंडिया में जो इंडस्ट्री हुआ है, जो इनकम इंडस्ट्रीज हैं अभी, इट इज इंक्रीजिंगली कंसेंट्रेटेड विद द बिग 5, मतलब अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा एंड वेदांता, राइट। ये 5 बिग 5 है, दे आर बिग बिजनेसेस, राइट। तो इंडिया का जो इंडस्ट्री इट इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद ये बिग 5 को क्या मिल रहा है? सब्सिडीज, टैरिफ प्रोटेक्शन, फाइन, एंड इट इज लीडिंग टू प्रीमेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद जो सर्विस सेक्टर है, वहां से क्या हो रहा है? सीइंग सब्सटेंशियल लेऑफ्स ड्यू टू एआई रेवोल्यूशन, राइट। अब कंपेयर कर रहे हैं वियतनाम से, वियतनाम जो है इंडिया से बहुत पीछे था 2010 में, ठीक है, अब 16 साल हो गए, तो इट हैज टर्न इनटू अपर मिडिल इनकम कंट्री, हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया जैसा वियतनाम का भी 4650 हो गया है पर कैपिटा, दिस ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 4650 2025 में। इंडिया अभी भी लोअर मिडिल इनकम है, 2010 में हमसे भी पीछे था वो, ठीक है। वियतनाम ने क्या किया? वियतनाम ने एक्सपोर्ट लेट फॉर एफडीआई को ये स्ट्रैटेजी अपनाई, विच हैज क्रिएटेड मोर जॉब्स, ठीक है। उसके बाद शुरू में वो 10 to 12% जीडीपी ग्रोथ किया, उसके बाद अभी 7% कर रहा है। इंडिया का नेट एफडीआई जो था अभी तक 4% ऑफ जीडीपी क्रॉस नहीं किया, उसके बाद डिक्लाइन हो रहा है। उसके बाद वियतनाम ने क्या किया? इट इज अ मेंबर ऑफ ऑल द मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक आसियान, ठीक है, आरसीईपी, ईयू का एफटीए, सीपीटीडब्ल्यूपी, इंडिया एक भी नहीं था। तो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, तो ऑब्वियसली इंडिया इज काइंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म, इंडिया ने तो उसमें ध्यान नहीं दिया अच्छे से, दैट वियतनाम हैज फोकस्ड ऑन टूरिज्म अट्रैक्टिंग 20 मिलियन टूरिस्ट इन 2025, कंपेयर टू इंडिया में कितने आ रहे हैं? 10 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। इंडिया में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है, कल्चरल हेरिटेज है, इतना ज्यादा डाइवर्स लैंडस्केप है, कैन इजिली अट्रैक्ट 50 मिलियन टूरिस्ट, राइट। उसके बाद ये जॉब जनरेट करेगा, फाइन। तो क्या चाहिए हमको? रिफॉर्म्स, वी नीड सेकंड जनरेशन लेबर एंड लैंड रिफॉर्म बेसिकली, ताकि हम फॉर्मल तरीके से हायरिंग और लैंड एक्विजिशन करें। वी नीड टू लोअर द कॉस्ट ऑफ पावर, फ्रेट एंड कैपिटल। जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इट इज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वी नीड टू फोकस और वी नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अभी क्या है? इट इज बिग बिजनेस फेवरिंग पॉलिसीज, ठीक है। जितने भी बिग बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उसको फोकस करता है, उसको फेवर करता है, कंपेयर टू एमएसएमईज को हमको स्ट्रेंथन करना होगा। We need to pursue and ratify this broader trade and investment agreements with the US and EU to attract export-led FDI. FDI जो नेट एफडीआई जो कम हो गया, उस पर ध्यान देना होगा। उसके बाद वी नीड जेन्युइन एग्जामिनेशन, एजुकेशन रिफॉर्म्स। एजुकेशन की अगर बात करें तो इट इज इन वेरी बैड स्टेट। उसके बाद स्कूल्स की बात करें यार, लगभग
पिछले साल भी देखेंगे स्कूल्स जो है, अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें वो बंद ही हो रहे हैं, राइट। एंड एजुकेशन में भी देर इज नो क्वालिटी एजुकेशन, देर इज ह्यूज लर्निंग पॉवर्टी, हेल्थ का भी यही इशू है। तो ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल इज सेवरिंग। जेंजी मूवमेंट, हिस्टोरिकल जितना भी एक ऑब्जर्वेशन है कि जेंजी मूवमेंट हैव नॉट लेड टू लास्टिंग चेंज नहीं आया, ठीक है। एंड बेसिकली कोर्स करप्शन कुछ होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, वी नीड करेक्शन इन इंडियाज जॉबलेस ग्रोथ मॉडल एंड वाइडर इकोनॉमिक रिफॉर्म, बिकॉज जो कल हमने कंसेप्ट किया था एपिसोड 2 में कि जॉबलेस ग्रोथ मॉडल तो चल रहा है, बट अगर नहीं लिया हमने स्टेप, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी तो घट ही रहा है, तो जॉब लॉस मॉडल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ड्यू टू एआई जॉब लॉस ही होगा आगे। इसको कैसे रिलेट करोगे, जीएस पेपर 3 ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ से, ठीक है। पेपर 2 में सोशल जस्टिस से, उसके बाद एफडीआई इंटरनेशनल रिलेशंस में, इकोनॉमी में कर सकते हैं। लास्ट आर्टिकल है द इंडियन सिटीज नीड्स टू बी रेस्क्यूड बिफोर दे क्रम्बल अराउंड अस। ये लाइमेंट का बहुत अच्छा आर्टिकल था। इस पे ये पॉलिटी के बेसिस पे इस आर्टिकल का डिस्कशन है दैट जो सिटीज है जैसे बेंगलुरु होल्ड 20% ऑफ द कर्नाटक पॉपुलेशन, ठीक है, बट इट जनरेट्स ओवर 60% ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू। बट स्टिल वोटिंग कौन करता है, रूरल कर्नाटका। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वहां फोकस करती है। फाइन। सीएजी की रिपोर्ट आई थी that only 4 functions like street lighting, crematorium, slaughterhouses are fully devolved to local government with autonomy। जो बाकी के जो फंक्शंस है वो पूरा स्टेट अपने पास रखा हुआ है। मतलब म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स के पास, जो म्युनिसिपैलिटी है उनके पास पावर्स ही नहीं है, फंक्शंस ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल में बैठी है, राइट। बट जितने भी वोट्स आते हैं रूरल गवर्नमेंट से आती है, जितनी भी फंडिंग या फोकस उसका रहता है वहां रहता है। ड्यू टू अर्बन एपैथी स्टेट उतना ध्यान नहीं देती है अर्बन के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। इसी वजह से विल सी ड्यू टू दिस अर्बन एपैथी इन वोटिंग you'll see all the cities in India are suffering, ठीक है। 1961 में, हाँ अब इस पे आते हैं, 1961 में सेंसस कमिश्नर अशोक मित्रा ने डेफिनेशन दी थी टाउन की, जो आज भी वही डेफिनेशन से चल रहे हैं कि कोई भी एरिया अर्बन एरिया तब कहलाएगा जब वहां पॉपुलेशन मोर देन 5000 होगा, डेंसिटी अबव 400 होगा, एंड 3/4 ऑफ इट्स मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर होंगे, ठीक है। डेफिनेशन अभी भी है, बट इंडियन टाउन्स एंड सिटीज आर फेलिंग ऑन ऑल द सिविक इश्यूज, ठीक है। एंड ये पूरे इंडिया में ये कॉमन चीज है। फाइन। लैक ऑफ फंड्स, पुअर सिविक सेंस, ये रीजन नहीं हो सकता, बिकॉज जितने भी स्मॉल इंडियन टाउन है विद लो डेंसिटी दे आर आल्सो बैडली रन। अगर टोक्यो की बात करें, ग्लोबल एग्जांपल, जो इंडिया की जो सिटी से बहुत ज्यादा है वहां पॉपुलेशन, टोक्यो में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन। नाइदर नॉर दिस लैक ऑफ फंड्स कैन बी द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज पब्लिक बजट भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। रियल रीजन इज cities are run by state and which is not accountable। इसका रियल रीजन है that cities are run by state government which are not accountable local government। इसका रियल रीजन है that cities are run by state government and it is not by an accountable local government। म्युनिसिपैलिटी स्ट्रांग नहीं है या लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है, बस ये रीजन है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना अपनी वोटिंग के लिए रूरल बेस पे डिपेंड करता है, अर्बन स्पेस उसका रेयरली एक डिसिसिव फैक्टर है इलेक्शन के लिए। इस वजह से, ठीक है, सिविक डिसफंक्शन आप देखोगे अर्बन लेवल पे, ठीक है। देयर इज मेजर इशू दैट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तभी अच्छा काम करेगा जब उसके पास स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शनल लूप ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होगा फंक्शंस के लिए, ऑथोरिटी होगा सो दैट दे कैन परफॉर्म, एंड अकाउंटेबिलिटी होगा फॉर आउटकम्स। अब इंडिया में अर्बन एरिया में इट इज लैकिंग। बेंगलुरु का बात करें 20% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कर्नाटक पॉपुलेशन जनरेटिंग ओवर 60% ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या करती है, सीएम ऑफ कर्नाटका फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे, यूजिंग दिस मनी टू प्लीज रूरल वोटर्स रादर देन स्पेंड ऑन अर्बन सर्विसेज। सिमिलर बात करें, गुरुग्राम वाटर लॉक्ड है, ठीक है। दे कैन नॉट रिलाई ऑन वर्चुअल साइकिल ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एट द सिटी लेवल, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है, चंडीगढ़ में बैठी है। फाइन। उसके बाद इंडियन सिटीज में क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट कैसे चलती है, म्युनिसिपल कमिश्नर जो कि लगभग आईएएस ही होता है वो चलाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ठीक है। पुलिस और स्कूल एजुकेशन रन बाय स्टेट अपॉइंटेड पुलिस कमिश्नर एंड स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो पूरा ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पीपल। फाइन। लेकिन प्रॉमिस क्या था 73rd और 74th में कि भाई हम लोग पावर डिवॉल्व करेंगे टू दिस लोकल बॉडीज, जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की बात थी वो नहीं हुई है। सीएजी के रिपोर्ट में यही पाया गया, तो ओनली 4 फंक्शंस क्रेमेटोरिया, स्ट्रीट लाइटनिंग, स्लॉटर हाउस हैज बीन डिवॉल्व्ड विद फुल ऑटोनॉमी, जबकि बाकी चीज रोड्स, वाटर, सिविक प्लानिंग है ना वो स्टेट के पास है। इस वजह से इशू हो रहा है, ठीक है। एंड पावर किसी को छोड़ना नहीं है, ना सेंटर को छोड़ना ना स्टेट को छोड़ना, भाई। फाइनेंसेस आर रेयरली डिवॉल्व्ड, ठीक है। एंड स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है बहुत सारे स्टेट्स में तो सेटअप ही नहीं हुआ है, सेटअप हुआ है तो अपॉइंट नहीं हुआ है, उसके बाद रिकमेंडेशंस एलोकेशन करता है तो फॉलो नहीं होते। सिटी मेयर्स उनका टेन्योर 1 ईयर का होता है, उसके बाद रेयरली वहां इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक में अवेयरनेस ही नहीं है, फ्यू अर्बन रेजिडेंट्स नो अबाउट देयर काउंसलर, फाइन। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, इस वजह से वी नीड टू हैव प्रॉपर्ली डिवॉल्व्ड टैक्स रेवेन्यूज बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला फॉर टैक्स शेयरिंग, रूटीन इलेक्शंस एंड द स्पेस टू लेवाई लोकल टैक्स। तो सॉल्यूशन यही है भाई, वी नीड अ फार रीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहां हमको डेवोल्यूशन टू दिस लोकल बॉडीज मैंडेटरी करना पड़ेगा। We need to apply, we need to enforce this principle of subsidiarity. We need to empower this mayors, elected जो मेयर्स है उसको empower करना पड़ेगा, giving them full powers, तभी सिटी अच्छे से रहेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन का रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूशन होना है, उनके जो एलोकेशंस हैं, उनके जो रिकमेंडेशंस हैं
उनको फॉलो करना चाहिए। देन स्ट्रेंथन लोकल डेमोक्रेसी फर्स्ट इन फ्यू विलिंग स्टेट्स, है ना, जहां बेनिफिट दिखने लगेगा फिर उसके बाद नेशनल अमेंडमेंट फॉलो होगा। देन पॉलिटिकल लीडर्स को इंसेंटिव देना चाहिए, डिवोल्यूशन ऑफ दिस अर्बन अथॉरिटी, ठीक है, सो दैट दे कैन डेमोन्स्ट्रेट गवर्नेंस। तो एम्पावरिंग द सिटी गवर्नमेंट इज द मेन एम, हर तरीके से, फाइन, इज द सॉल्यूशन, ड्यूरेबल सॉल्यूशन टू इंडियाज अर्बन क्राइसिस। तो मतलब अगर इंडिया को एसडीजी 11 विच मीन्स सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, एसडीजी 11 सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, एसडीजी 9 रेजिलियंट डिजास्टर रेजिलियंट सिटीज अटेन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा। इसके लिए 73rd और 74th का जो अमेंडमेंट है उसमें जो ऑप्शनल प्रोविजन है उसको मैंडेटरी करना पड़ेगा विद अमेंडमेंट्स, ठीक है। इसको आप यूज करोगे बहुत अच्छे तरीके से GS1 में अर्बनाइजेशन में, ठीक है, GS1 के अर्बनाइजेशन वाले पार्ट में आप यूज करोगे, ठीक है। देन GS पेपर 2 में 73rd 74th लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, GS3 में अर्बनाइजेशन इंफ्रा, ठीक है, बेंगलोर वाला प्रॉपर डेटा है आपके पास। तो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज एडिटोरियल सीरीज। प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स कि कैसे ये आपको बेनिफिट कर रहा है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेट्स कोलैबोरेट ऑन दिस एंड बिल्ड दिस। थैंक यू।